आप सभी को नमस्कार। एक्सरसाइज में आप सभी का फिर से स्वागत है। और हमारी उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा आज डे 2 है। और इसी के अंतर्गत हमने फर्स्ट पेपर जीएस का जो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र प्रथम था उसको मॉर्निंग शिफ्ट में कर लिया था। सेकेंड पेपर को हम फिर एनालाइज और डिस्कशन करेंगे। उसके पहले मैं ये बता दूं कि हमारा जो टेलीग्राम लिंक है ना वो चेंज हो गया है। अब हमारा टेलीग्राम एक नया चैनल बना है और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो भी अपडेट चाहते हैं आप वहाँ से ले सकते हैं। फर्स्ट पेपर को हमने देखा था। फर्स्ट पेपर में जो ज्योग्राफी का एक मानसून से रिलेटेड क्वेश्चन था ना, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि हिंदी में दक्षिण पश्चिम मानसून लिखा था और इंग्लिश में उसको साउथ ईस्ट मानसून कर दिया गया था ना। तो वो आप लोग देख लेना। शायद इस पे भी पता नहीं उत्तर प्रदेश के पेपर सेटर जो है वो कब सुधरेंगे, है ना। तो प्रीलिम्स में भी यही करते हैं और मेंस में भी यही करते हैं। तो हम जीएस पेपर 2 को देखते हैं। फर्स्ट पेपर में हमने देखा था कि एनसीईआरटी का कितना महत्व है। तो जो लोग अभी मुगालफत में हैं कि नहीं एनसीईआरटी करेंगे नहीं करेंगे, है ना, बाकी किताबों से हो जाएगा, तो नहीं भाई, अगर एनसीईआरटी नहीं करोगे तो नहीं होगा। 100% मान के चलो। तो यहाँ भी 20 प्रश्न आते हैं, 10-10। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन जो 125 शब्दों में करने होते हैं आपको। सेक्शन बी में आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं जो 200 शब्दों में आपको करने होते हैं। और एज इट इज जैसे उसमें था इसी में इस पर है कि प्रश्न के नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं। शब्द सीमा को आपको ध्यान रखना है, जो भी शब्द सीमा है। हिंदी अंग्रेजी में दोनों में पेपर छपा हुआ है, जो आपको लगे वो देख लें। और मैं ये चाहता हूँ कि आप दोनों लैंग्वेज को देख लें। कभी कभी ये हो जाता है ना, जैसे फर्स्ट पेपर में इंग्लिश में प्रॉब्लम थी। ओके, अब देखो पहला सेक्शन में जो पहला ही क्वेश्चन है कितना सिंपल सा है। एम लक्ष्मीकांत अगर आपने पढ़ी होगी, ठीक है, तो उसी से मिल जाएगा। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है? तो क्यों भाई कहा जाता है संविधान संविधान का दर्शन? क्योंकि प्रस्तावना चाहे पीएन पालकी वाला हो, है ना, और जो भी संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष थे, सदस्य थे, जो संविधान सभा में मौजूद थे, वो सब प्रस्तावना को एज ए मान सकते हो परिचय पत्र की संज्ञा देते थे। इसका मतलब है कि प्रस्तावना में जो भी चीजें दी गई हैं वो हमारे संविधान का ही भाग है, ठीक है। लेकिन प्रस्तावना को संविधान का भाग तो माना जाता है, लेकिन वो क्या है, उसमें कुछ अलग चीजें हैं। तो हम भारत के लोग, वे द पीपुल ऑफ इंडिया। अब जैसे इंडिया बनाम भारत अभी चल रहा है इस समय राजनीति पटल पे, इंडिया बनाम भारत, ये भारत क्यों नाम कर दिया, इंडिया ही रहना चाहिए। तो प्रस्तावना में साफ साफ लिखा है इंडिया बनाम भारत, या इंडिया अर्थात भारत। ओके, तो प्रस्तावना में क्या कहा गया है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, है ना, और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय समानता समानता 5 प्रकार की, है ना, तो ये सारी चीजें दी गई हैं। तो इसका मतलब है कि जो मूल है, जो जिस कारण से हमारा संविधान लिखा गया है, जो वो बताना चाहता है, वो प्रस्तावना में नहीं थे। इसलिए संविधान को, प्रस्तावना को संविधान का दर्शन कहा जाता है, ठीक है। तो इसको करते समय एक बात याद रखना कि प्रस्तावना भी थोड़ा सा खींच लेना। दूसरा, कुछ सुप्रीम कोर्ट के वाद हैं, जैसे 1973, ठीक है, केशवानंद भारती बनाम भारत रत्न का मामला है, जिसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग बना दिया गया। उसके पहले गोलकनाथ वाद, उसके पहले शंकरी प्रसाद वाद, उसको भी थोड़ा सा डिटेल करते जाएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो 8 नंबर आपके ये पक्के हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन को संविधान का पुनः लेखन क्यों कहा जाता है? इस समय इंदिरा जी थी, ओके, 1971 में इलेक्शन हुए थे और इनकी नई नई सरकार बनी थी। इसके पहले धीरे धीरे क्या हो रहा था, 1970 पाकिस्तान बांग्लादेश मुद्दे पर भारत पाकिस्तान वार हुआ, बांग्लादेश का जन्म हुआ, बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान की सरकार बनी। उस समय बाद मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। तो भारत में भी लगभग उसी समय जेपी आंदोलन, जेपी मूवमेंट चलने लगा था। तो इंदिरा गांधी जो भी संशोधन करती थी तो क्या होता था, सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन करता था। आप चाहे 21वां 22वां 23वां 24वां, ये इतने 24 से लेकर के 44 42 43 संशोधन तक इंदिरा गांधी के काल में, कार्यकाल में हुआ, 8-10 सालों में। और 42वां संविधान संशोधन ऐसा था ना, ये इमरजेंसी के समय, आपातकाल के समय हुआ था। आप सभी को पता है कि जून के महीने में 1975 को आपातकाल लगा था। और 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1976 में।
1976 में। और इसमें इतना ज्यादा संशोधन कर दिया गया कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा गया। इसमें कार्यपालिका की शक्ति बढ़ाई गई, जो जुडिशियल रिव्यू पावर है सुप्रीम कोर्ट की उसको हटा दिया गया। दूसरा ये भी कहा गया कि जो नवी अनुसूची में विषय डाल दिए जाएंगे उसमें न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता। ऐसा क्यों हुआ था कि 1973 में केशवानंद भारती बनाम वाद एक वाद हुआ था, जिसके अंतर्गत केशवानंद ने तय कर दी, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया था कि चाहे जो भी हो जाए कि अगर विधायिका कोई कानून बनाती है और अगर वो लोगों के मूल अधिकारों का या किसी अन्य प्रकार से उनमें कमी या पूर्ण रूप से समाप्त करता है तो हम उसे अवैध घोषित कर देंगे। तो उसी चक्कर में इस समय इंदिरा जी नाराज बैठी थी, तो उस समय उन्होंने ये भयंकर संशोधन किए, अपना कार्यकाल भी 6 वर्ष का करा लिया, यानी कार्यपालिका के सांसद का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया। तो इस तरह की सारी चीजें हुई। ओके, तो ये आप देख सकते हो। तो ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, अगर आपका बेसिक आइडिया है आपको तो आराम से मिल जाएगा। दूसरा, न्यायिक सक्रियता के 3 दोषों का वर्णन करो। अब देखो 3 दोषों का वर्णन करना है कि 2 उसके अवगुण है इसके न्यायिक सक्रियता के, जुडिशियली एक्टिविज्म जिसको बोलते हैं। देखो, न्यायिक सक्रियता का मतलब होता है कि न्यायिक रूप से सक्रिय होना। ये शब्द चलन में तब आया जब विधायिका कोई कानून बनाती है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू करता है। आगे बात समझ में। तो जब सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू करता है तो वो उसके अच्छे पक्ष और बुरे पक्षों को देखता है। अगर उसे लगता है कानून प्रॉपर हित में है तो उसको जारी कर देता है। या कभी कभी होता है कुछ ऐसे वाद हो जाते हैं कि जैसे 377 है ना, एडल्ट्री को अवैध घोषित कर दिया गया। उसके अलावा जो LGBTQ समुदाय था, है ना, उसको मान्यता दे दी गई। 3 तलाक पे देखो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अभी उसका कानून नहीं बना, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेकर के कानून बना देता है, या कह सकते हो कानून का रूप वो एक आदेश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी आदेश है ना, सब क्या है आपको मानने पड़ेंगे, चाहे हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सभी को मानने पड़ेंगे, सरकारों को भी मानने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि देखो कानून बनाने का काम किसका है, विधायिका का, संसद है इसलिए। लेकिन कभी कभी जैसे 3 तलाक के मुद्दे पर किसने कानून बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। और एक टाइम दे दिया कि जब तक विधायक संसद इसका कानून नहीं बनाती तब तक हमारे वाद के हिसाब से आगे के मामले देखे जाएंगे। दूसरा, आपने सुना होगा NJAC, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी, इसको कोलेजियम की जगह पर लाया गया था, लेकिन कोलेजियम को बर्खास्त ना करके इसको बर्खास्त कर दिया गया। तो कभी कभी क्या होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट अपने पावर्स का उपयोग करते हुए वो क्या करता है, वो संसद की शक्तियों का अतिक्रमण करने लगता है ना, स्वयं कानून निर्माण की संस्था हो जाती है। और भारत में पावर ऑफ सेपरेशन है, ठीक है। विधायिका को न्यायपालिका से अलग करने की बात की गई है कि न्यायपालिका का काम न्याय निर्णय करना होता है और कार्यपालिका का काम कानून बनाना होता है। तो एक दूसरे के अंतर्गत क्या करें, अपना सामंजस्य बना के रखें। तो 3 दोषों के अंतर्गत कभी कभी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ज्यादा पावरफुल हो जाए तो क्या करेगा, संसद के कामकाज में बाधा उत्पन्न करने लगेगा। पहला दोष ये हो जाता है। दूसरा ये हो जाता है कि अगर संसद के कानूनों का, भाई जनता के चुने हुए प्रतिनिधि कानून बनाते हैं, और जब इनका मुख्य काम कानून बनाना है और यही काम सुप्रीम कोर्ट करने लगेगा तो जनता का जो प्रतिनिधित्व है सरकार में वो कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजों को वर्णन के रूप में कर सकते हो। आगे बात समझ में। चौथा क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 72 है, इसके अंतर्गत राज्यपाल क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति के अधिकार से किस प्रकार भिन्न है। 72 के अंतर्गत राज्यपाल की क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति की अधिकार से किस प्रकार भिन्न है। अब देखो कितना गलत लिखा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राज्यपाल की क्षमादान, है ना, का अधिकार राष्ट्रपति की अधिकार से किस प्रकार भिन्न है। हाउ टू पावर ऑफ गवर्नर टू पॉर्डन इज डिफरेंट फ्रॉम द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 72 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब भी कोई ऐसा स्टूडेंट पढ़ेगा तो वो यही सोचेगा कि आर्टिकल 72 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं। तो ये भी क्वेश्चन हिंदी वालों के लिए क्या है, मिसप्रिंट है। अब सोचो इतनी बड़ी बड़ी गलती करते हैं, वो फेल हो जाते हैं।
है ना, जिंदगी उनकी बर्बाद होती है। अब इतने जाहिल लोग हैं, ये बताओ ये कैसे किया होगा भाई। आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां राज्यपाल से किस प्रकार भिन्न है, ये होना चाहिए। ये नीचे वाले सेंटेंस का मतलब तो यही हो रहा है हिंदी में। ठीक है, अब यहाँ पर राष्ट्रपति का जो समाधान का अधिकार पूछा गया वो राज्यपाल से किस प्रकार भिन्न है। देखो, पहला तो एक मूल अंतर ये हो जाता है कि राज्यपाल मृत्यु दंड के अधिकार को, मृत्यु दंड माफ नहीं कर सकता, राष्ट्रपति वो भी कर सकता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे प्रेसिडेंट को अधिकार है कि वो संसद की विधि के अंतर्गत और कोर्ट मार्शल विधि के अंतर्गत जो भी पार्डन के या क्षमादान के केस आते हैं तो राष्ट्रपति उनको सभी कर सकता है। राज्यपाल का राज्य के भीतर के बने कानूनों, यानी विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर वो क्या करता है, पार्डन दे सकता है, क्षमादान दे सकता है। इसका सेना न्यायालय या भारत के न्यायालय से कोई लेना देना नहीं है। अगर मान लिया डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने सुना है तो उसका क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, ना कि राज्यपाल के पास है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके अंतर्गत राज्यपाल स्टेट में अपने पावरफुल हो सकता है, लेकिन कम। आ गई बात समझ में? तो इस तरह उसको डिटेल कर देंगे। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। फिर आते हैं आप, पारदर्शिता जवाबदेही एक दूसरे के पूरक हैं, टिप्पणी कर दी। यानी ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी और कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर कम। ठीक है, यानी ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। आप आईएएस बनेंगे या डिप्टी एसपी बनेंगे या डिप्टी एसडीएम बनेंगे, डिप्टी डीएम बोलते हैं ना, डिप्टी डीएम बनेंगे, तो इसके अंतर्गत आपको क्या होना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंस होना पड़ेगा। जो भी आप निर्णय लेंगे, जो भी काम करेंगे, उसके लिए आपको ट्रांसपेरेंसी आवश्यक है। दूसरा, अकाउंटेबल भी होना पड़ेगा आपको। अगर अकाउंटेबल नहीं होंगे तो मतलब क्या है आपका, तो इसी पर आपको टिप्पणी करना है। तो आप कोई भी चीजें लेकर के इसको कर सकते हो। पारदर्शिता और जवाबदेही एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे से कभी अलग नहीं है। पारदर्शिता के बारे में आपको बनाना पड़ेगा, जवाबदेही के बारे में बताना पड़ेगा, देन आप उसको ला करके दोनों को एक दूसरे के पूरक कैसे हैं टिप्पणी करना पड़ेगा। अगला है स्वयं सहायता समूह की संरचना, उनके कार्यों पर एक विश्लेषणात्मक टिप्पणी करिए। अब विश्लेषणात्मक चाहे जितनी हो, 125 शब्दों में ही आपको करनी है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, अब सेल्फ हेल्प ग्रुप किसी बैंक के हो सकते हैं, जैसे गांव स्तर पर देखा होगा 10-15 लोग समूह बना करके क्या करते हैं, छोटी छोटी सेविंग्स इकट्ठे करते हैं, उससे एक बड़ा व्यापार करते हैं। तो उनकी संरचना कैसे निर्धारित होती है भाई, जो हमारा आर्टिकल 19 है उसके तहत सहकारी समिति बनाने का अधिकार दिया गया है। तो उसी के तहत आप क्या है, स्वयं सहायता समूह बना लीजिए। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन का अधिकार फंडामेंटल राइट्स ना होने के कारण इसको आपको कानून के आधार पर ही क्या करना पड़ेगा, उसका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो करना पड़ेगा। उनके कार्य क्या होंगे, कार्य तो वैसे भी हो सकते हैं, जैसे किसी की सेवा करने का हो सकता है, मान लिया कोई ट्रस्ट के रूप में काम करना चाहे, या हो सकता है छोटी छोटी जरूरतें इकट्ठा करके काम करना चाहे, या हो सकता है किसी वनरेबल सेक्शन की हेल्प करने के लिए काम करे, है ना। तो वो सारी चीजें हो सकती हैं। उसके बाद सरकारी सेवा देने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक अनुप्रयोग है, व्याख्या करिए। ठीक है, आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसको आपको बताना है, डिस्कस करना है, क्या सही है क्या गलत। सरकारी सेवा देने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। अब देखो, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी हर जगह पर एंटर कर गई है। अभी आप देख सकते हो, रील देख सकते हो इंस्टाग्राम पे, 33 सेकंड के लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मजा आता है ना। सरकारी सेवा में आजकल देखो ज्यादातर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सारे काम हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना आना कम पड़ जाता है जब से कोरोना आया है। उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं कि मान लिया अभी तक क्या होता था, कोई पत्र आया 4-6 दिन लग जाते थे फोन करने में, अब 2 सेकंड में मेल भेज दिया। ओके, कोई सूचना अधिसूचना जारी करनी है तो बड़ा आराम है, उसको सोशल मीडिया पे डाल दो और लोग उसको भली बात देख सकते हैं। तो सूचना का दौर ये भी सही है, लेकिन अब एक आ जाती है फेक न्यूज, तो ये इसके क्या है, नुकसान है। तो इसके बारे में भी आपको करना पड़ेगा, इसके बारे में भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि अगर सूचना एवं प्रौद्योगिकी बेहतर तरीके से काम करे तो क्या है, वो हमारे लिए वरदान की तरह होगी। लेकिन जब उसका मिसयूज किया जाएगा तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, अभिशाप बन जाएगी। सार की असफलता ने भारत को बिम्स्टेक को सशक्त बनाने के लिए बाध्यकीय विवेचना करी है। एक्सप्लेन करना है,
है ना। अब देखो मतलब इसका कुछ और होता है, यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। एक्सप्लेन का मतलब बताना है आपको, सिर्फ सिंपल लैंग्वेज है, अपनी भाषा में आपको बताना है। सार्क क्यों असफल हुआ, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसे देश हैं, चाइना वगैरह है, तो उसके माध्यम से क्या होता है, वो कुछ चीजों पर गौर नहीं करते, जैसे आतंकवाद है, सीमा पार आतंकवाद। भारत क्या करता है, भारत उस पर एक व्यापक चर्चा चाहता है ना। भारत में कई बार आक्रमण हुए, हमले हुए, तो भारत ने सार्क के विकल्प के तौर पर बिम्स्टेक को देखा। ये बंगाल इनिशिएटिव, मल्टीलेटरल सेक्टरल जो भी डायलॉग है, बिम्स्टेक साउथ एशिया में है, इसमें ऐसे देश हैं, इसमें पाकिस्तान नहीं है, कुछ ऐसे देश हैं जिनके माध्यम से भारत को लगता है कि नहीं, हम अपनी यहाँ पर जो ब्लू ईस्ट पॉलिसी है उसको ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। चाहे इकोनॉमी के सेक्टर में हो, है ना, इंफ्रा के सेक्टर में हो, एजुकेशन के सेक्टर में हो, या फिर जो हमारा खाद्य श्रृंखला है उसके सेक्टर में हो, तो ये सारी जगह काम करेंगे। क्वाड में भारत की भागीदारी के औचित्य की विवेचना कीजिए। क्वाड क्या है, क्वाड एक प्रकार का एक चतुर्भुज है, जापानी प्रधानमंत्री के दिमाग की उपज है ये। इसमें एक तरफ जापान है, भारत है, और अमेरिका है, और ऑस्ट्रेलिया है। ये चारों मिलकर हिंद महासागर के संबंध में, जो हिंद महासागर एसोसिएशन है ना, उसी के संबंध में ये चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। इसके अपने निहितार्थ हैं, है ना। भारत को इससे थोड़ा सा अलग थलग माना जाता है, कभी कभी होता है ना कि ये सारे देश ऐसे हैं जो कुछ मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, तो ये चाहते हैं कि भारत क्या करे, चाइना के खिलाफ खड़ा हो हिंद महासागर में, और वो काफी औचित्य भरा है। तो इसीलिए उसके औचित्य की विवेचना की जाती है कि ज्यादातर अभी G20 समिट हुआ, G20 में देखा होगा कि कैसे काम किया जा रहा है, भारत को कितना तवज्जो दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि भारत एक विशाल मार्केट है ना। आपने देखा होगा कि जो सुनक थे वो कहाँ गए थे, मंदिर गए थे। तो भाई लोगों को पसंद करना है, लोग जानते हो भारत के लोग धर्म के आधार पर भगे चले जाते हैं, तो मंदिर तो जाएंगे ही, है ना। उनकी अपनी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन लोग इस तरह से भी सोचेंगे ना। तो उसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखो, G20 में भारत की अध्यक्षता का क्या महत्व है। अब जब आपने एशिया किया था तो ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, आईआर का क्वेश्चन। आ गई बात समझ में, तो ये आपको मिल जाएगा। तो ए से मैंने डिटेल किया था, वो क्लास आप देख लें, वहां से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब सेक्शन बी में उतरते हैं। प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्तियों और भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें, अन्य संस्थाओं पर इसका प्रभाव कैसे पड़ता है। अब अभी हाल फिलहाल में मोदी जी की सिर्फ बात हो रही है, जहां देखो मोदी जी, भाजपा में जो भी है सब मोदी जी हैं। किसने किया भाई, होता है ना कि किसने गिराया है सामान, मोदी जी। किसने उठाया, मोदी जी। सब काम के लिए सारी जिम्मेदारी मोदी जी की है। अब तो चुनाव जितने भी होते हैं, लोकसभा सांसद मोदी जी के नाम पर जीत जाते हैं, जिनको आप पहचानते तक नहीं है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, ठीक है। हमारे जो भाई अध्यक्षीय व्यवस्था में प्रेसिडेंट प्रमुख होता है, संसदीय व्यवस्था हमने ये ब्रिटेन से ली है। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत एक कैबिनेट होती है, कैबिनेट का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, और वो सरकार का मुखिया होता है, और जितने भी डिसीजन होते हैं वो अपने हिसाब से लेता है कैबिनेट के साथ मिल करके। और वो क्या होता है, कैबिनेट में सबसे प्रमुख होता है ना, अनेकों में एक मान सकते हो उसको। तो उसकी शक्तियों पर अगर कोई अंकुश ना हो, ओके, तो हो सकता है कभी दिक्कत खड़ी हो जाए। जैसे इंदिरा गांधी के शासनकाल को याद करो, इमरजेंसी लगा दी उन्होंने। तो अन्य संस्थाओं पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे सीबीआई पर कहा जाता है कि वो सरकार का तोता है ना। आईबी को कहा जाता है कि वो सरकार के हिसाब से काम करती है ना। ईडी भी कहते हैं, इंफॉर्मेंस डिपार्टमेंट जो है ना, वो भी सरकार के हिसाब से काम करता है। इनकी नियुक्तियों में जैसे सीबीसी है, सीबीआई के निदेशक हैं, उसके अलावा और भी संस्थाओं के निदेशक हैं जो सरकार पर निर्भर करते हैं, सरकार उनकी नियुक्त करे। तो अगर प्रधानमंत्री अपने अपने हिसाब से नियुक्तियां करने लगा कैबिनेट के बिना चीजों को जाने, तो क्या होगा, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो वही आपको परीक्षण करना है कि अगर ऐसा हो सकता है तो, है ना, तो उसके क्या प्रभाव पड़ता है वो बताना है। भारत में संघीय ढांचा विभिन्न राज्यों की विविध आवश्यकताओं आकांक्षाओं को कैसे समायोजित करता है। क्या इसके सम्मुख कुछ चुनौतियां भी हैं, यदि हैं तो उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है।
पढ़ के लग रहा होगा कि नहीं बड़ा हार्ड है। तो कहा गया है, हाउ डज द फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया accommodates to diverse need and aspiration of a different state? Are there any challenges? If yes, then how are they addressed? मतलब जो भी ढंगी जाता है राज्यों के अंतर्गत उनकी जो विभिन्न आवश्यकताएं हैं। अभी देखा जीएसटी लागू किया गया था तो कितना हाया तौबा मचा था, और जब भी कोई ऐसी बात आती है तो बड़ा हाया तौबा मचता है। अगर जैसे मान लिया बीजेपी की सरकार केंद्र में है और राज्यों में भी ज्यादातर बीजेपी की सरकार है तो ज्यादा दिक्कतें नहीं आती, लेकिन अदर पार्टी अगर सरकार है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे जीएसटी के संबंध में हुआ है ना, आयुष्मान भारत योजना लागू करवाने के संबंध में हुआ। तो कभी कभी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे वित्त के लिए चुनौती, नदियों के बंटवारे का अभाव, तो संघीय ढांचा होने का, कभी कभी राज्यों के बीच वैमनस्य फैल जाना उसकी जनसंख्या को लेकर के, जैसे मणिपुर में भी हो रहा है, मिजोरम और नागालैंड वगैरह में ये आए दिन संघर्ष चलते ही रहते हैं। अभी हाल में कावेरी जल विवाद खड़ा हुआ। तो हाँ, कुछ सब चुनौतियां हैं तो उनके समाधान भी निकाले जा रहे हैं। उसके लिए क्या होगा, जैसे क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई, अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण किया गया है ना, नदियों के जल के लिए जो है ट्रिब्यूनल बना दिए गए, तो इस तरह इनके समाधान निकाले जा सकते हैं। और अगर सभी लोग मिलकर के साथ चलें, है ना, एक दूसरे की बात सुने, छोटे स्टेट बड़े स्टेट के साथ और बड़े स्टेट छोटों को ध्यान में रखकर काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता दिक्कतों की साथ। और फिर इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि हम उनको एड्रेस कर लें और उनको बेहतर तरीके से संचालित कर दें। ओके, बात समझ में आ गई। अगला 13 क्वेश्चन देखो, विवादों के समाधान के लिए हाल के वर्षों में कौन से वैकल्पिक तंत्र उभरे हैं और वे कितने उपकारी सिद्ध हुए हैं? विवादों का समाधान जैसे होता है ना, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, हाई कोर्ट के अंतर्गत ट्रिब्यूनल है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे समाधान तंत्र हैं जहां पर आपस में विचार विमर्श करके, जैसे परिवार न्यायालय। परिवार न्यायालय में क्या होता है कि परिवार के दोनों पक्षों को बुला लिया जाता है ना, और वो दोनों अपनी अपनी बात रखते हैं और फिर उनको समझाया जाता है काउंसलर के माध्यम से, दिन समाधान दे दिया जाता है। तो इसके माध्यम से भी क्या है, समस्याएं तो हल हुई ना। जैसे सुप्रीम कोर्ट के में एनजीटी की स्थापना की गई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो ये क्या करता है, हरित या ग्लोबल वार्मिंग या पर्यावरण से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं सीधे यहाँ चले जाते हैं। तो और भी कई वैचारिक तंत्र हैं जिनके माध्यम से हम अपने रेजोल्यूशन या डिस्प्यूट को आराम से कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधि निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करूं। अब विधि निर्माण कैसे होता है, 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। कोई भी कानून विधानसभा में बन के आता है और उसको फिर विधानसभा में अगर अपेक्षित बहुमत में पास हो जाता है तो विधान परिषद भेजा जाता है। विधान परिषद या तो उसको पास करे या अपने पास या इसको रिटर्न कर सकती है, लेकिन इतना अधिकार विधान परिषद के पास है नहीं, बहुत ज्यादा वो 3 से 5 महीने तक उससे रोक सकती है। फिर गवर्नर के पास जाता है, गवर्नर उसको साइन करके कानून बना देता है या गवर्नर विचार के लिए वापस कर देता है। तो वो सारी चीजें हैं। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया कैसी है ना, वो देखना है। अच्छा, मेंबर ऑफ काउंसिल होने से थोड़ा बढ़ गया, नहीं तो ज्यादातर राज्यों में 5-6 राज्य छोड़ करके ज्यादातर राज्यों में विधानसभा ही है। ओके, भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण में सिविल सेवकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। रोल ऑफ सिविल सर्वेंट, यानी आईएएस, आईपीएस, जितने भी ये हैं, है ना, जो कह सकते हो अखिल भारतीय सेवा वाले बंदे हैं, डिप्टी एसपी है, डिप्टी डीएम है, तो ये सारे लोग क्या हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कैसे बेहतर बना सकते हैं, जागरूक करके लोगों को, है ना, समय पर न्याय पहुंचा करके, समय पर सारी जानकारी मुहैया करा करके, राइट टू इंफॉर्मेशन के द्वारा, ये सारी चीजें। ईमानदार होना चाहिए सिविल सेवक को। दूसरा, समयबद्ध हो, पंक्चुअल हो, दयावान, करुणावान हो, कि कम से कम न्याय करते समय वो बच्चों के जो जो भी प्रॉब्लम्स थे उन पर ध्यान दे। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सिविल सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था, है ना, लोहे के आदमी या लोहे के फ्रेम वाले आदमी तो बोलते थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि अगर भारत को बेहतर बनाना है, सिविल सेवक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन हुआ क्या,
वो अपने घर भरने लगे। उत्तर प्रदेश, अब देखो यूपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया, अब उत्तर प्रदेश का पेपर बनाने की क्या जरूरत थी, लेकिन क्या करें, क्या कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करनी है ना, क्या करना है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन से संबंधित जो उनका मैनेजमेंट है स्वास्थ्य सेवाओं का, उनके विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करना है। सिटीजन चार्टर के बारे में आपको बताना है, नागरिकों कल्याण में इसकी क्या भूमिका है। देखो सिटीजन चार्टर का मतलब ये होता है कि जो भी कोई ऑफिस है तो वो कौन से कार्य करेगा, उसका क्या काम होगा, उसकी क्या ताकत होगी, है ना, ये सारी चीजें वो लिख के डाल देता है और लोग जाते हैं तो उसे पढ़ते हैं, देखते हैं। जैसे आप बैंक वगैरह में जाते हो तो सारी चीजें पढ़ते रहते हो, तो उसके माध्यम से तो नागरिकों के कल्याण में इसकी महती भूमिका है। कैसे महती भूमिका है, क्योंकि जब लोगों को जानकारी होगी तो उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा, वो सही जगह पर सही सर्विस की डिमांड कर लेंगे, है ना। भारत विश्व के नेतृत्व के लिए तत्पर है, इस कथन की विवेचना करिए। G20 समिट में आपने ये काफी बार सुना है, तो G20 समिट को लेकर के ही हुए ले सकते हो, लेकिन हाँ साउथ एशिया का लीडर तो है भारत। अगर चाइना को हटा दे तो साउथ एशिया में भारत एक अहम किरदार निभा सकता है, क्योंकि उसके पास मैन पावर है ना, उसके पास इंडस्ट्री रेवोल्यूशन करने का बड़ा स्कोप है, अगर वो अपनी पॉपुलेशन को ह्यूमन रिसोर्स में डेवलप कर लेता है। ठीक है। और दूसरा ये है कि भारत ने कोरोना के समय बड़ा अच्छा परिचय दिया, कोरोना वैक्सीन बहुत जगह पर फ्री ऑफ कॉस्ट दी, तो इससे लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। दूसरा, चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की जरूरत है, चीन नहीं, चीन को काउंटर करने के लिए भारत की जरूरत है। तो चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, सब भारत की तरफ में उठा के देख रहा है ना। तो ये देखा होगा। इंडियन डायस्पोरा किस प्रकार से अमेरिका में राष्ट्रीय हितों के समर्थन में परिसंपत्ति के रूप में उभरे हैं, विवेचना कीजिए। देखो इंडियन डायस्पोरा ये क्या करता है, ये जिस देश में होता है, जैसे मान लिया अमेरिका में बहुत सारे भारतीय नागरिक हैं, NRI है ना, PIO है, तो ये लोग क्या करते हैं, वहां पर जो भारत के खिलाफ ताकतें होती हैं उनको काउंटर करने का काम करते हैं। दूसरा, पॉलिसी मेकिंग में जो अमेरिका की पॉलिसी मेकिंग होती है, जैसे N1H1 वीजा, N1H1 वीजा के संबंध में काफी चीजें हुई। दूसरा, ये वहां अगर स्थायी निवासी के तौर पर या वोटिंग राइट वहां का मिल गया और नागरिक बन गए, तो ये क्या करते हैं, ये वहां के लोगों में भारत के लिए थोड़ा सा जागरूकता की भावना लाते हैं। जब कोई भारत के खिलाफ अगर कोई चीज होती है तो यह वहां आंदोलन करके राष्ट्रीय हितों का समर्थन करते हैं। और ये पर एसेट के रूप में है, क्योंकि ये बहुत सारा जो विदेशी मुद्रा का है वो भारत भेजते रहते हैं रेमिटेंस के रूप में, जिसके माध्यम से भारत की करेंसी में थोड़ा सा चेंज आता रहता है। ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत पाक संबंध एक छलावा है। वो तो हमेशा से रहा है, कोई नई बात थोड़ी है। एक छलावा है, जब तक पाकिस्तान को, मतलब वो होता है ना, जैसे जुताहा आदमी होता है ना, कि चाहे जितने जूते मारो वो सुधरेगा नहीं, तो उसी तरह पाकिस्तान है, चाहे जितना कहो वो मानने वाला नहीं है, वो आतंकवाद का पनाहगाह है, चाहे उसकी दुनिया जनता भूखी मर जाए, लेकिन वो क्या करेगा, पे फॉर टेररिज्म उसको फैलाना ही फैलाना है। छलावा, उन अंतर्निहित समस्याओं को स्पष्ट कीजिए जो भारत पाक संबंधों को बार बार उत्पन्न करती है। एक तो J&K मुद्दा, दूसरा वाटर का मुद्दा जो है, दूसरा आतंकवादियों को लेकर के। जब भारत नरम रुख अपना लेता है तो पाकिस्तानी क्या करते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अपनाते हैं। जैसे देखा ही होगा पठानकोट वगैरह में 2014-15 के आसपास, अभी तो कई सारे समय से क्या हुआ, कोई हमला दिखाई नहीं पड़ा, है ना। तो ये ऐसे मुद्दे हैं, अंतर्निहित समस्याएं हैं। और दूसरा, बांग्लादेश मुद्दे पर भी थोड़ा प्रॉब्लम्स हैं। तो ये भारत के संबंधों को बार बार खतरा उत्पन्न करती है। पाकिस्तान मानता नहीं है और भारत ने मनाना बंद कर दिया है, अब सीधे लाल बूतों से बात करेगा। ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन आपके 200 नंबर के हैं। अगर सब कुछ बढ़िया तरीके से करना चाहते हो तो जितने सिंपल वाले क्वेश्चन हैं, इसमें करीब 2-3 क्वेश्चन यूपी से बिलोंग करते हैं, है ना, IR से रिलेटेड कर से क्वेश्चन है 3-4। उसके अलावा M लक्ष्मीकांत से भी काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे। IR अगर करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं तो IR बड़ा आराम से हो जाएगा।
तो इन चीजों पे ध्यान दो। और दूसरा ये ना, एनसीईआरटी को ठीक से कवर करो। अगर आपको आईएएस बनना है तो इस बार 251 बैठते हैं, इसके सापेक्ष 3-3.5 हजार लोग के आसपास एग्जाम दे रहे हैं। तो सीधा सा मतलब है कि लगभग कितना आप रेशियो बना दो, भाग कर लो, निकाल दो परसेंटेज में, तो जितना अच्छा आप मेंस लिखेंगे, ये मान के चलिए सिलेक्शन के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। एक भी क्वेश्चन को मिस किया तो आपकी हवा खराब, आप कभी नहीं पास हो पाएंगे। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन के आसपास जो बहुत टफ कैटेगरी के हैं, टफ कैटेगरी में के इसलिए है क्योंकि उनकी जो डिमांड है क्वेश्चन की वो थोड़ा अलग प्रकार की है, वहाँ सोच मिक्स करनी होगी। तो जो काफी लंबे समय से तैयारी करते रहे उनके लिए तो बड़ा आराम है, लेकिन जो नए प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके लिए प्रॉब्लम है ना। तो इसको देखो, समझो, और जो भी बिगनर्स हैं वो समझें इस पेपर को। और आने वाले समय में आप क्या करें, हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन करें, और जितने भी अपडेट हैं हम आपको देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। कल पेपर 3rd और 4th होगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।